हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बेताल की कहानी का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक आपने सुना कैसे रजत के गांव आते ही गांव में लोगों की मौत हो गई। वहीं जिस आदमी की मौत रजत के सपने में हुई थी, आखिर वो रजत की आंखों के सामने कैसे आ गया था? और रजत के सपने में दिखने वाला भयानक सा साया कोई और नहीं, बेताल ही था। वैसे अब तक आपने अगर इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना हो तो पहले उसे सुन ले। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानी में आगे। जैसे ही रजत और रमेश दोनों गांव को पार करने ही वाले थे कि अचानक से एक अदृश्य शक्ति ने रजत के कदमों को रोक लिया। रजत चाह कर भी गांव से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वहीं रमेश भी बाहर निकलने की कोशिश में था, पर दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। गांव वाले वहीं पर खड़े होकर ये सब देखे जा रहे थे। गांव वालों के बीच से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। ये दोनों भी अब इस गांव के श्राप से जुड़ चुके हैं। अब बेताल का साया इन दोनों के ऊपर भी आ चुका है। वो बेताल अपने श्राप का प्रकोप इन दोनों पर भी डालेगा। उस आदमी की बातों पर गांव वालों के साथ साथ रजत और रमेश भी एक साथ दंग थे। रजत बारी बारी करके सभी के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। सबके चेहरे पर के रंग उड़े हुए थे। अगले पल रजत सवाल करता हुआ बोल पड़ा, बेताल, श्राप, आखिर ये सब माजरा क्या है और ये सब हो क्या रहा है? मुझे कोई बताएगा? रजत के सवाल पर एक आदमी ने मुंह खोला ही था, तभी गांव के एक अधेड़ आदमी ने उस आदमी का मुंह बंद करा दिया। ये था गांव का सरपंच दयाराम, जो उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। वो आदमी सरपंच के आगे कुछ नहीं बोल सकता था, इसीलिए वो खुद ही चुप हो गया। रजत ने उसे ऐसे चुप देखकर कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? बताओ, क्या रहस्य है इस गांव का? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और अपनी गर्दन नीचे झुका ली। रजत समझ चुका था कि ये सब लोग किसी बाहर के इंसान को कभी सच नहीं बताना चाहेंगे। तभी सरपंच दयाराम ने कहा, देखो, गांव के मामले में पड़ना सही नहीं है। तुम 2-3 दिन आराम से रह लो। हम एक छोटी सी क्रिया विधि करके तुम्हें गांव से जाने देंगे। इतने में रमेश ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या? कैसी क्रिया? और बिना निवारण के हम नहीं जा सकते क्या यहाँ से? दयाराम ने मना करते हुए कहा, नहीं, गांव के नियमों का पालन करना ही पहला कर्तव्य है। जो गांव में आता है उसे मानना पड़ता है। यहाँ पर शहरियों का राज नहीं चलता। सरपंच दयाराम ने ये बात काफ़ी गुस्से में कही थी। दयाराम के चेहरे पर हल्का गुस्सा झलक रहा था। रजत ने ये देखकर रमेश को शांत कराते हुए बोला, ठीक है, हमें मंजूर है, आपको जो करना है कीजिए। रमेश गुस्से से बौखलाए होने के कारण धीरे से कह दिया, अंधविश्वासी लोग। ये सुनने के बाद गांव के लोग और भड़क गए, लेकिन रजत ने मामले की गंभीरता को संभालते हुए कहा, रमेश, तुम शांत हो जाओ, तुम इन लोगों को गर्म मत करो। इसके बाद रजत ने लोगों से माफ़ी मांगी और उन्हें जैसे तैसे करके शांत कराया। बड़ी मुश्किल से गांव वाले शांत होने के बाद रजत और रमेश दोनों उसी आदमी के घर पर रहने के लिए आ गए। अब उस आदमी का व्यवहार भी थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया था। वो रजत से सीधे मुंह बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। इधर रात का वक्त हो चुका था। रात के करीब 1 बजे गहरी नींद में अचानक से रमेश के कान में किसी औरत के बुदबुदाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। रमेश ने तुरंत अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा। कमरे में रजत के अलावा और कोई नहीं था। रमेश ने अपने मन में सोचते हुए कहा, आखिर इस आदमी के घर में हम 3 ही लोग तो हैं, तो औरत की आवाज़ कहाँ से आ सकती है? लेकिन रात का वक्त होने के कारण वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। इसके बाद रमेश दोबारा सोने के लिए लेटा ही था, उसे फिर से कान के काफ़ी करीब से औरत की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर से रमेश आसपास देखने लगा। धीरे धीरे वो आवाज़ पास से दूर जाने लगी। अब ऐसे लग रहा था जैसे बाहर वाली खिड़की के पास कोई बुदबुदा रहा हो। रमेश थोड़ा घबराने लगा। रमेश ने सोचा, क्यों ना रजत को जगा दूँ, लेकिन ये सही नहीं रहेगा, इसे सोने देता हूँ।
मुझे खुद देखना चाहिए। इतना सोचकर रमेश धीरे धीरे उठकर बाहर वाली खिड़की से झांकने लगा। रमेश को बाहर की तरफ दूर दूर तक खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई इंसान दिखाई तक नहीं दिया। वैसे भी अंधेरे में ज़्यादा कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। रमेश वापस सोने जाने ही वाला था कि अचानक से उसे खेतों के बीच में एक औरत दिखाई देने लगी। अंधेरा होने के कारण उस औरत का चेहरा क्लियर नहीं दिख पा रहा था। रमेश उसे हैरानी से देख रहा था। उतने में उस औरत ने अपने पास आने का इशारा किया। इशारे को देखकर ही रमेश मदहोश हो गया। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा घर से बाहर निकल पड़ा। जैसे ही रमेश खेत के पास पहुंचा तो काले साड़ी में एक औरत मुंह पर घूंघट डाले खड़ी थी। रमेश ने उस औरत को टोकते हुए पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों बुलाया? कोई मदद चाहिए क्या? रमेश की बात को सुनकर उस औरत ने कोई जवाब तक नहीं दिया। रमेश ने एक दो बार उसे और टोका, पर वो औरत टस से मस न हुई। फिर कुछ पल के बाद उस औरत ने खुद ही अपना घूंघट हटा लिया और रमेश को तिरछी नज़र से घूरने लगी। रमेश ने उसका अजीब सा चेहरा देखा था, जो डरावना सा दिख रहा था। इसके बाद वो औरत वहाँ से जाने लगी। रमेश अपने सवाल के जवाब न पाने के कारण उस औरत का पीछा करने लगा। थोड़ी ही देर में रमेश ने देखा वो औरत एक जगह पर जाकर रुक गई। रमेश ने सोचा कि यह सही वक्त है उसके सामने से जाकर पूछने का। जैसे ही रमेश उसके सामने गया तो देखा वो औरत उसे नॉर्मल तरीके से देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। रमेश ने ज़्यादा देर ना करते हुए फिर से सवाल करते हुए बोला, कौन हो तुम? इस अंधेरी रात में यहाँ अकेले क्या कर रही हो? और क्या तुम इसी गांव की हो? रमेश के इतने सवाल पर वो औरत उसे एकटक देखती रही। रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक देखते ही देखते उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब होने लगी। उस औरत के चेहरे पर गुस्सा और डर का मिला जुला भाव आने लगा। उस औरत की नज़र रमेश पर नहीं उसके पीछे थी। जैसे ही रमेश ने पीछे पलटकर देखा तो एकदम से हैरान हो गया। रमेश की आंखें हैरानी से फैल गई। पीछे वही बरगद का पेड़ था जिस पर कई सारी पुतली लटक रही थी और उसमें से कई लाखों लोगों की भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। रमेश घबराकर अपने कदम पीछे हटाने लगा। बरगद के पेड़ के पत्ते तेज़ी से लहराने लगे। उसमें लटकती कई सारी काली पुतलियाँ तेज़ी से लहराने लगी। रमेश ने हकलाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे जल्दी यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। इसके बाद रमेश वहाँ से भागने की कोशिश कर पाता, उतने में उस औरत की आवाज़ सुनाई दी, रुको, इतनी जल्दी क्या है जाने की? पहले अपनी मौत से तो मिलते जाओ। इतना कहकर वो औरत ज़ोर से हंसने लगी। उतने में उस बरगद के पेड़ के अंदर से वही भयानक सा साया निकलकर बाहर आ गया। ये साया धीरे धीरे भयानक बेताल के आकार में आने लगा। देखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक था। उसके मुंह से बाहर निकले निकले दो दांत और भयानक बना रहे थे उसे। रमेश के तो पांव तेज़ी से थरथराने लगे थे। रमेश डर के मारे वहाँ से भाग पाता, तभी उस औरत की आवाज़ सुनाई दी, ये लो बेताल, तुम्हारा शिकार। इतना कहकर वो औरत अजीब सा मंत्र मन में बुदबुदाने लगी। सामने खड़े बेताल ने रमेश के ऊपर हमला कर दिया। देखते ही देखते रमेश का शरीर राख की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा। इसी के साथ बेताल वहाँ से गायब हो गया और साथ ही वो औरत भी वहाँ से अदृश्य हो गई। अगली सुबह जब रजत की नींद खुली तो उसकी आंखें रमेश को आसपास खोजने लगी, पर रमेश कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। रजत को पहले तो रमेश की इतनी फिक्र नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसे रमेश की फिक्र होने लगी। कुछ घंटे के बाद रजत उस आदमी के पास जाकर रमेश के बारे में पूछता हुआ बोला, क्या आपने रमेश को कहीं देखा है? वो आदमी तुरंत मना करते हुए बोला, नहीं, मैंने तुम्हारे दोस्त को कहीं नहीं देखा। रात को वो तुम्हारे साथ ही था, फिर कहाँ चला गया? वही मैं खुद सोच रहा हूँ, इतने देर तक वो कभी गायब नहीं हुआ। इस गांव में वो अकेले कहीं जाएगा भी नहीं, रजत ने उस आदमी से कहा। वो आदमी तुरंत हड़बड़ाते हुए बोला, तुम्हें जल्दी ही रमेश को खोजना होगा। अगर गांव में ये बात फैली तो दिक्कत हो जाएगी। रमेश कहीं भागकर वापस शहर तो नहीं ना गया? इस पर रजत ने मना करते हुए कहा, नहीं, वो वापस नहीं जा सकता। ज़रूर उसके साथ कुछ हुआ है। तो देर मत करो,
जल्दी उसे खोजो, वो आदमी रजत से बोला। रजत तुरंत उस आदमी के साथ घर से बाहर निकलकर रमेश को ढूंढने लगा। काफ़ी देर बाहर खोजने के बाद भी उसे रमेश कहीं नहीं मिला। तभी रजत जिस घर में रह रहा था उसका मालिक घबराया हुआ रजत के पास आते हुए बोला, गांव वालों को खेत की तरफ किसी शहरी के कपड़े मिले हैं, कहीं वो रमेश। वो आदमी बात पूरी करने ही वाला था, उतने में रजत ने तुरंत पलटकर कहा, नहीं नहीं, रमेश को कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद रजत सीधा कुछ लोगों के साथ खेतों वाले इलाके की तरफ चल पड़ा। खेतों की पगडंडी का रास्ता भी काफ़ी टेढ़ा था, जिस पर रजत को काफ़ी संभल कर चलना था, लेकिन घबराहट के कारण उसने किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना भी सही नहीं समझा। खैर, जैसे तैसे करके रजत उस जगह पर पहुंच ही गया जहां कल रात रमेश अंधेरे में मौजूद था। रजत ने देखा ज़मीन पर एक टी शर्ट पड़ी हुई थी। रजत को तुरंत पहचान में आ गई थी कि ये रमेश की ही है। रजत ने आसपास हैरानी से देखने लगा। वो अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोला, किधर गया रमेश? कहीं रमेश की जान किसी खतरे में तो नहीं ना? रजत पागलों की तरह ज़मीन पर देखने लगा, जैसे वो कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हो। ज़मीन पर रजत को केवल एक ही इंसान के पैरों के निशान दिख रहे थे, जो नर्म मिट्टी पर अब तक छपा हुआ था। रजत ने निशान देखकर खुद से कहा, आखिर रमेश रात में अकेले यहाँ क्या करने आया था? तभी रजत को ज़मीन पर किसी औरत के बाल के 2-3 टुकड़े मिले, जिसे देखकर रजत समझ गया कि रमेश के साथ ज़रूर कुछ हुआ है। रजत ने उस आदमी से कहा, रमेश अकेले नहीं था, ज़रूर उसके साथ कोई ना कोई होगा। आसपास रजत अपनी नज़रें फेरने लगा, पर उसे दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। केवल एक पुराना सा बरगद का पेड़ थोड़ी दूरी पर दिख रहा था, जो काफ़ी अजीब सा लग रहा था। लेकिन वो बरगद का पेड़ बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा था, साधारण बरगद के पेड़ की तरह ही दिख रहा था। उसकी कुछ लटाएं ज़मीन को छू रही थी। रजत ने तुरंत उस बरगद के पेड़ से अपनी नज़रें हटा ली। वहीं मौजूद लोगों में से एक आदमी ने कहा, सरपंच दयाराम इधर ही आ रहे हैं। ये सुनकर सब लोग उसी तरफ देखने लगे। सरपंच दयाराम करीब आते हुए बोले, क्या कुछ पता लगा इस शहरी का साथी कहाँ गायब हो गया? नहीं बाबूजी, अभी तक कुछ खबर नहीं मिली, एक आदमी ने दयाराम से कहा। दयाराम ये सुनकर कुछ नहीं बोले। वो रजत के पास जाते हुए बोले, तुम्हें अपने साथी की कोई खबर मिली या नहीं? तुम्हें तो मालूम होगा कहाँ गया होगा वो। रजत ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं मालूम, ऊपर से उसकी टी शर्ट मिली है, कहीं रमेश के गायब होने के पीछे गांव के श्राप का कारण तो नहीं? ये सुनकर दयाराम के साथ साथ जितने लोग थे सब हैरान हो गए। साथ ही सबके चेहरे पर घबराहट भी दिखने लगी थी। इस पर दयाराम ने कहा, तुम्हारे साथी ने गांव की सीमा को पार करने की कोशिश की होगी, तो उसका अंजाम हमें भी नहीं मालूम क्या होगा। रजत ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, रमेश मुझे बिना बताए ऐसा नहीं कर सकता। इतना कहकर रजत उदास सा चेहरा बनाकर खड़ा था। दयाराम सरपंच उसके करीब आकर धीरे से बोले, तुम्हारा साथी बेताल के कैद में हो सकता है। ये बात दयाराम ने काफ़ी धीरे से कही थी, जो सिर्फ रजत को ही सुनाई दी थी। रजत तुरंत चौंकते हुए बोला, क्या कहा आपने? बेताल की कैद में? रजत को चुप कराते हुए दयाराम ने कहा, चुप रहो, अभी सही वक्त नहीं है, हमें अकेले ही इस विषय पर बात करनी चाहिए। तभी गांव के लोग आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से बोले, इस लड़के को भी भगा देना चाहिए, इसके कारण गांव की शांति भंग हो रही है। दूसरा आदमी भी सहमति जताते हुए बोला, हाँ बात तो सही है, सरपंच ही इसे भगा सकते हैं। सभी लोग दयाराम के सामने रजत को भगाने के लिए कहने लगे। ये देखकर रजत चुपचाप हो गया। तभी दयाराम लोगों को शांत कराते हुए बोले, तुम लोग के कारण गांव का नियम नहीं बिगड़ सकता, बस 1-2 दिन निवारण तक ही तो रुकना है, उसके बाद ये यहाँ से जा सकता है। गांव के लोग सरपंच की बात आखिरकार मान ही गए। उतने में रजत को इतना परेशान देखकर सरपंच ने कहा, तुम्हें इस गांव से नहीं जाने दे सकते, तुम चाहो तो हमारे यहाँ रुक सकते हो और बाकी के सवालों के जवाब मैं दे दूँगा। सरपंच की बात रजत को एक पल के लिए ठीक लगी, इसीलिए उसने सरपंच की बात मानकर हामी भर दी। गांव के लोग भी अपने अपने काम की ओर निकल पड़े। वहीं रजत कुछ ही देर में सरपंच के घर पहुंच गया। सरपंच का घर काफ़ी बड़ा था। हॉल के अंदर जाते ही सरपंच कुर्सी पर बैठ गए और एकटक रजत को घूरने लगे।
रजत ने कुछ सोचने के बाद सरपंच के करीब जाते हुए कहा, क्या आप बता सकते हैं गांव में ऐसा क्यों हो रहा है और बेताल और श्राप क्या है? इस सवाल पर दयाराम ने कुछ देर मौन बनाए रखा। फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, गांव के अंदर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। कहा जाता है उस पर काफ़ी सालों से बेताल रहता है, पर वो पेड़ केवल रात के वक्त ही नज़र आता है। रजत ने तुरंत चौंकते हुए कहा, ऐसा क्यों? दयाराम रजत के सवालों का जवाब देते हुए बोले, बेताल के श्राप के कारण। आखिर वो श्राप क्या था? वैसे अभी तक तो मैंने श्राप का असर देखा ही नहीं, रजत ने बौखलाते हुए कहा। इस पर दयाराम तुरंत बोले, आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा बेताल का श्राप। दयाराम और रजत दोनों के बातचीत करते करते कब रात हो गई पता भी नहीं चला। वहीं रजत ने खाना खाकर सरपंच के दिए कमरे में सोने चला गया। कुछ घंटे बाद रजत बिस्तर पर लेटा हुआ था, पर उसकी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। वो काफ़ी देर तक किसी सोच में डूबे हुए था। रजत ने खुद से कहा, क्या मुझे अकेले ही रमेश को खोजना चाहिए? मैं ही रमेश को खोज सकता हूँ। वो किसी चीज़ में फंसा हुआ होगा तो गांव वाले डरपोक हैं, अच्छी तरह से खोज नहीं पाए होंगे। रजत यही सब सोचते हुए घर से बाहर चोरी चुपके निकल गया। दयाराम के घर से निकलकर रजत सीधा सुनसान खेतों की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर आते ही रजत को अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। आसपास सिर्फ खेत ही मौजूद थे, साथ ही कुछ पेड़ भी मौजूद थे। रात के वक्त होने के कारण इलाका काफ़ी ठंडा होने लगा था। हल्की हल्की ठंडी हवा सीधा रजत के शरीर को स्पर्श कर रही थी। रजत ने एक ही दिशा की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हुए रजत ने रमेश को पुकारने का सोचा। रमेश, कहाँ हो तुम? रजत खुद की तसल्ली के लिए रमेश को पुकार रहा था। रजत सीधा जंगल की तरफ निकल पड़ा। हल्के हल्के जंगली जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। रजत को किसी चीज़ से कोई भय नहीं था। काफ़ी देर तक रजत ने जंगल के आधे हिस्से में रमेश को खोजा, पर कुछ पता नहीं चला। रजत उदास होकर वापस आ ही रहा था, उतने में उसे किसी औरत के होने का एहसास होने लगा। इधर उधर देखने की कोशिश की तो रजत की नज़रें थोड़े दूर खेतों में पड़ी। खेतों के बीच में एक औरत ज़मीन पर बैठी हुई थी। उस औरत को देखकर रजत थोड़ा सोच में पड़ गया। रजत खुद में सोचते हुए बोला, आखिर ये औरत इस वक्त यहाँ इतनी घनी रात में क्या कर रही है? इसके पास जाकर देखना ही होगा। रजत तुरंत ही उस औरत की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। वो औरत रजत की तरफ पीठ करके बैठी हुई थी, जिस कारण से उसका चेहरा दिख नहीं पाया था। रजत जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते जा रहा था, साथ ही उसके कानों में मंत्र के बुदबुदाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ ही पल में रजत उस औरत के पास पहुंच गया, पर उस औरत ने पलटकर रजत को नहीं देखा था। रजत ने कुछ पल सोचने के बाद उसे टोक दिया, आप इस वक्त खेतों के बीच क्या कर रही हो? रजत का सवाल सुनकर वो औरत तुरंत पलटकर गुस्से से रजत को घूरने लगी। जैसे ही रजत ने उस औरत का चेहरा देखा, एकदम से डर गया। ये वही औरत थी जो रमेश को दिखी थी। रजत उस औरत को देख ही रहा था कि उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। ज़मीन पर आग जल रही थी। पास ही काले रंग के पुतले रखे हुए थे, जिसे वो आग में जला रही थी। ये वही पुतले थे जो बरगद के पेड़ पर लहराते थे। ये देखने के बाद रजत कुछ कह पाता उससे पहले उस औरत ने गुस्से से भारी आवाज़ में कहा, यहाँ इस वक्त अपनी मौत के लिए आया है क्या? इस पर रजत ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, वो मैं अपने दोस्त को खोज रहा हूँ। पर ये ज़मीन पर क्या कर रही हो? उस औरत ने जल्दी से पुतले को छुपाने की कोशिश की और तुरंत बात बदलते हुए कहा, जिसे तू खोज रहा है वो कब का मौत के घाट उतर चुका है, अब वो नहीं मिलने वाला। जिसे सुनकर रजत की रूह काँप गई। रजत ने उदासी भरे लहजे में कहा, ऐसा कैसे हो गया? तुमने रमेश के साथ क्या किया? तभी उस औरत ने सीधा उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो उस बरगद के पेड़ को। उस औरत के इतना कहते ही रजत एकटक उस पेड़ को देखने लगा। पहले तो वो पेड़ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। रजत ने उस पेड़ को देखते हुए कहा, ये पेड़ तो सुबह ही देखा था मैंने। तभी अचानक वो बरगद का पेड़ धीरे धीरे बदलने लगा। देखते ही देखते नॉर्मल से वो भयानक सा हो गया। एक काला धुआं उस बरगद के पेड़ पर लहराने लगा।
रजत ने हैरानी से सवाल करते हुए पूछा, ये काला धुआं क्यों मंडरा रहा है? कहीं यही तो बेताल? उस औरत ने बात पूरी करते हुए कहा, हाँ, यही बेताल है। इसी का श्राप इस गांव पर है, पर यह खुद श्राप से घिरा हुआ है। उस औरत की बातें रजत को ठीक से समझ नहीं आ रही थी। रजत तुरंत पूछ पड़ा, क्या मतलब? बेताल के ऊपर किसका श्राप है? उस औरत ने अचानक से हंसते हुए कहा, इसका पता किसी को नहीं लग पाएगा, तुम्हें भी नहीं। पहेली सुलझाने से पहले ही तुम्हारी मौत पक्की है। क्या? रजत ने चौंकते हुए कहा। तभी वो औरत कुछ कदम बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो आ गया एक और शिकार। इसके साथ हवा में लहराता काला धुआं तेजी से रजत की तरफ आने लगा। काला धुआं रजत के पास आते ही बेताल के रूप में खड़ा हो गया। बेताल का पूरा शरीर काले रंग का था। उसकी आंखें काफ़ी अजीब थी। बेताल रजत को गुस्से से घूरने लगा, जैसे वो रजत को एक ही पल में मौत के घाट उतार दे। पर रजत ने यह देखा कि वो उस औरत को नहीं मार रहा था। रजत ने कांपती हुई आवाज़ में बोला, ये बेताल तुम्हें क्यों नहीं मार रहा? रजत के सवाल का जवाब उस औरत ने नहीं दिया और वो रजत को देखकर कातिल अंदाज में मुस्काए जा रही थी। वहीं बेताल ने रजत के शरीर को जकड़ना शुरू कर दिया था, जैसे बेताल रजत के शरीर पर हावी होना चाहता हो। रजत खुद को बेताल से दूर करना चाह रहा था, लेकिन बेताल रजत से चिपक चुका था। धीरे धीरे रजत के शरीर की ताकत कम होते जा रही थी, साथ ही उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर सा हो गया था। रजत घबराते हुए उस औरत से बोला, मुझे बचा लो, ये बेताल मुझे क्यों मारना चाहता है? इस पर उस औरत ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं बचा सकती। अगर कोशिश भी की तो ये बेताल मुझे भी मार देगा। रजत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। रजत के गिड़गिड़ाने की आवाज़ सुनकर उस औरत को रजत के ऊपर दया आ गई। उसने कुछ सोचते हुए रजत से कहा, बेताल को दूर करने का उपाय है, पर वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कौन सा उपाय? मैं करने के लिए तैयार हूँ, रजत ने हड़बड़ाहट के साथ कहा। उस पर उस औरत ने थोड़ा सोचते हुए कहा, तुम्हें अपनी आत्मा बेताल को देनी होगी। अगर बेताल को मंजूर हुआ तो वो तुम्हें छोड़ देगा, वरना तुम्हारी मौत पक्की है। रजत के तो पसीने छूट चुके थे। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, साथ ही वक्त भी निकले जा रहा था। बेताल रजत के ऊपर और हावी होता उससे पहले रजत ने बेताल से कहा, मैं तुम्हें अपनी आत्मा देने के लिए तैयार हूँ, पर पहले मुझे ये बताओ मेरे दोस्त का क्या हुआ? इस पर बेताल ने काफ़ी भारी आवाज़ में रजत से कहा, तेरा साथी यहाँ पर तेरी तरह ही आया था, उसे मैंने मौत के घाट उतार दिया। क्या? पर रमेश की क्या गलती थी? रजत ने बेताल से पूछा। बेताल ने तुरंत बात को काटते हुए कहा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है तो मुझे दे दे। इतना कहकर बेताल रजत के शरीर के अंदर जाने लगा। काला धुआं तेज़ी से समाता हुआ देखकर रजत की चीखें निकलने लगी। रजत को काफ़ी ज़्यादा दर्द का एहसास होने लगा था। रजत को ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जलने लगा हो। रजत ने कराहते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, पर बेताल अब रजत को छोड़ने नहीं वाला था। थोड़ी देर में रजत उसका शरीर पूरी तरह से बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे रजत के शरीर में बिल्कुल जान ना हो। वहीं बेताल उसी जगह पर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा था। उसकी हंसी बेहद ही भयानक लगने लगी थी। वो औरत रजत को उठाना चाहती थी, पर बेताल के डर के कारण चुपचाप खड़ी थी। इसके बाद बेताल वहाँ से गायब होकर बरगद के पेड़ पर चला गया। वहीं वो औरत रजत के पास बैठकर उसे उठाते हुए बोली, अगर तुम मर गए तो इस बेताल को अपने श्राप से कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुम्हें उठना पड़ेगा, बेताल की मुक्ति तुम्हारे हाथों में है। आखिर क्या रजत अभी भी जिंदा है? क्या उसकी मौत हो चुकी है? बेताल का श्राप कैसे खत्म होगा? आखिर किस कारण से बेताल का श्राप गांव के ऊपर पड़ा है? इन सवालों का जवाब पाने के लिए आपको इस कहानी के अगले और आखिरी भाग का इंतज़ार करना होगा। मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से इस कहानी के अगले और आखिरी भाग में। जय माँ काली।